भारत के पड़ोसी मुल्क, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, जब भी मुसीबत में पड़े हैं तो भारत ने साथ दिया है। 7 अगस्त 1947 को दुनिया को अलविदा कहने वाले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी दुनिया में ऐसे बिरले रचनाकार हैं जिनकी लेखनी 3 देशों के राष्ट्रगान में झलकती है। टैगोर ने बांग्ला भाषा में जनगणमन लिखा था, जो बाद में भारत का राष्ट्रगान बना। इसके अलावा बांग्लादेश के राष्ट्रगान ओमार सोनार बांग्ला भी इन्हीं की कविता से ली गई है। ओमार सोनार बांग्ला गीत 1905 में लिखा गया। और तीसरा देश श्रीलंका, जिसके राष्ट्रगान में भी उनकी अमिट छाप दिखती है। वहां का राष्ट्रगान श्रीलंका मथा का एक हिस्सा भी रविन्द्रनाथ टैगोर का या टैगोर की कविता से लिया गया था। श्रीलंका का राष्ट्रगान कृतज्ञता और स्वतंत्रता के मूल्यों को बढ़ावा देता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है और धार्मिक पहचान को लेकर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान से मुक्त होने के बाद बांग्लादेश ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत आमार सोनार बांग्ला को राष्ट्रगान बनाया था। 7 अगस्त को गुरुदेव की पुण्यतिथि थी। 7 अगस्त 1941 को उन्होंने कोलकाता में अंतिम सांस ली थी। जितना मान उन्हें भारत में मिलता है, उतना ही अभी तक उन्हें बांग्लादेश में उतना ही मान मिलता है। भारत और बांग्लादेश को भाषाई अस्मिता भी एक साथ जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। और इसी आधार पर शेख मुजीबुर रहमान ने संघर्ष किया था। मुजीबुर रहमान साहब बांग्लादेश को एक सेकुलर राष्ट्र बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने कहा था कि मुस्लिम अपने धर्म का पालन करें, हिंदू बौद्ध सिख ईसाई अपने धर्म का पालन करें। हम सिर्फ धर्म के राजनैतिक इस्तेमाल का विरोध करेंगे। गुरुदेव ने आमार सोनार बांग्ला की रचना वर्ष 1905 में तब की थी जब धर्म के आधार पर अंग्रेजों ने स्वतंत्रता से पहले बंगाल का विभाजन किया था। गुरुदेव ने इसे बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता बनाए रखने के लिए और बंगाल विभाजन को रोकने के लिए लिखा था। दरअसल तत्कालीन संयुक्त बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी सम्मिलित थे, काफी बड़ा प्रांत था। इसको लेकर अंग्रेज प्रशासन का कहना था कि इतने बड़े प्रांत का प्रशासन ठीक से नहीं चल सकता और यही कारण है कि इसको हमें विभाजित करना पड़ेगा। और इसीलिए इन्होंने एक कारण बता के इसका विभाजन किया। लेकिन क्या ये विभाजन प्रशासन की वजह से हुआ या हिंदू मुस्लिम की वजह से हुआ? जिन जिलों की उपेक्षा होती थी, यानी कि पूर्वी बंगाल के जिले, उन्हें अलग कर दिया गया। यह विभाजन धर्म के आधार पर ही प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उत्तरी और पूर्वी बंगाल में बंगाल के राजशाही ढाका चटगांव संभाग में आने वाले 15 जिले असम में मिलाकर अलग कर दिए।
बिहार और उड़ीसा को पुराने बंगाल में रखा गया। पूर्वी बंगाल वाले हिस्से में जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक थे, तो वहीं उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में हिंदू बहुसंख्यक थे। यानी कि इसको धर्म के आधार पर बांट दिया गया। अंग्रेजों की ये चाल थी। हालांकि ढाका का नवाब पहले इस विभाजन के खिलाफ था, मगर बाद में जब उसको एहसास हुआ नवाब को कि इस विभाजन से मुस्लिमों को लाभ होगा, तो विरोध उतना मुखर नहीं रहा, बल्कि समर्थन ही था। बंगाल के नवाब का भी समर्थन रहा, परंतु इस विभाजन के खिलाफ हिंदू स्वर बहुत मुखर था। एकता के भाव को उत्पन्न करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने आमार सोनार बांग्ला की रचना की, जिसमें उन्होंने बंगाल की सुंदरता की शोभा, बंगाल के स्नेह की बात की है। और वह भी लिखा कि वह बंगाल के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकते। ये थी भावना रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। गुरुदेव ऐसे ही नहीं कहलाए। और ये उदासी इसलिए देखी उन्होंने क्योंकि उनकी प्यारी बंग भूमि का विभाजन हो रहा था। मगर दुर्भाग्य की बात यही है कि वर्ष 1905 में जो विभाजन हुआ, वह तो वर्ष 1911 में इन विरोध प्रदर्शनों के बाद वापस हो गया था और बंगाल एक बार पुनः अपने उसी सांस्कृतिक स्वरूप में आ गया था। परंतु क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? इस विभाजन को मुस्लिमों के लिए बेहतर माना गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना में बंगाल विभाजन का ही सबसे बड़ा योगदान था, क्योंकि पूर्वी बंगाल के अलग होने पर मुस्लिम समुदाय को लाभ पता चले थे। वर्ष 1906 में ढाका के नवाब जो थे ख्वाजा सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन की सालाना बैठक में यह प्रस्ताव दिया कि मुस्लिमों की एक पार्टी का गठन होना चाहिए जो ब्रिटिश भारत में मुस्लिमों के हितों की रक्षा करे। और फिर लाहौर के एक प्रभावी मुस्लिम नेता सर मियां मोहम्मद शफी ने सुझाव दिया कि राजनैतिक दल का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा जाए। यह प्रस्ताव सम्मेलन में सर्वसम्मति से पास किया था और जब यह प्रस्ताव पास हो गया, परिणाम स्वरूप ढाका में स्थित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आधिकारिक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आधिकारिक गठन होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जब आधिकारिक गठन हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये मुस्लिम हितों की बात करने लगे। यह भी कहा जाता है कि मुस्लिमों के एक बड़े वर्ग ने बंगाल विभाजन के विरोध में चल रहे आंदोलनों में भाग नहीं लिया था और वर्ष 1907 में बंगाल में भयानक दंगे हुए। उसके बाद अंग्रेजों ने वर्ष 1909 में हिंदू और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी, जहां एक तरफ सांस्कृतिक रूप से हिंदू बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला के माध्यम से सांस्कृतिक रूप से लोगों को जोड़ रहे थे, तो वहीं उसी दौरान बंगाल ही क्या देश के विभाजन के बीज बोए जा रहे थे। हालांकि बंगाल का विभाजन 1911 में ही रद्द हो गया था, फिर भी भाषाई आधार पर प्रांतीय इकाई का गठन हो गया था। परंतु विभाजन के रद्द होने से पूर्वी बंगाल अर्थात वर्तमान बांग्लादेश के वे लोग प्रसन्न नहीं थे, जिन्हें इस विभाजन का लाभ मिला था। अंततः बंगाल का विभाजन एक बार फिर हुआ।
वर्ष 1947 में, यहाँ तक कि पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो गया, से मुस्लिम बहुल प्रांत जब अलग होकर पाकिस्तान बन गया, यानी बंगाल का विभाजन फिर से हुआ, भाषाई आधार पर बना, अर्थात पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना। बांग्लादेश कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर आज बंग भूमि फिर रो रही है। अल्पसंख्यक मुट्ठी भर हिंदू बहुसंख्यक मुस्लिमों की दया पर निर्भर है। नहीं पता कि आज के समय में गुरुदेव कैसे कह पाते, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, सोने जैसा बंगाल। 1905 के विभाजन को निरस्त करने के बाद कभी भी जुड़ नहीं पाया। और उन्होंने लिखा था कि मेरी माँ यदि उदासी तुम्हारे चेहरे पर आती है तो मेरे नयन भी आंसुओं से भर जाते हैं। ये है संस्कृति को कैसे जोड़ा जाए, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से। लेकिन आज बंगाल फिर से रो रहा है। चंद पाकिस्तानी लोग किसी भी देश का, या पाकिस्तानी सोच रखने वाले लोग किसी भी देश का तख्ता पलट कर देंगे, किसी भी देश को भूखा रख सकते हैं, भुखमरी की कगार पर छोड़ देते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ बर्बादी के अलावा कुछ अच्छा नहीं कर सकते, ये चंद लोग दुनिया में किसी भी देश को या किसी भी देश में अमन शांति नहीं चाहते हैं। ये महान विद्वान जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से देशों को एक किया, एकजुट करना चाहा, आज वो नहीं कर पा रहे। कैसे हो पाएंगे एकजुट ये देश? या ये सीमाओं में ही बटे रहेंगे, या शांति से जी पाएंगे? निकट भविष्य बहुत ही खतरे का है, खतरनाक है। यूरोपीय कंट्री, चाहे रूस हो, यूक्रेन हो, वाद विवाद झगड़ा होता ही रहता है। पाकिस्तान में कभी भी सरकार पूरी चल ही नहीं पाती। वैसे ही बांग्लादेश की स्थिति हो गई, हिंसा हुई, खूनी झड़पें हो रही हैं, जैसा कि हम रोज न्यूज़ में देख रहे हैं। अमन शांति जो है किस तरीके से आएगी, लोगों को अब क्या सीखने की ज़रूरत है, कैसे रह पाएंगे, तो ये सब आगे तय होगा। आगे भविष्य में अब सही अच्छे राष्ट्र नेताओं की ज़रूरत है, नहीं तो हिंदू मुस्लिम जाति के आधार पर देश बढ़ता चला जाएगा। एक सोचने की बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।